हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। फिर बीच में एक बड़ा गैप हो गया। एक्चुअली गवर्नमेंट वर्क आ गया था, क्वारंटाइन सेंटर पे ड्यूटी लग गई थी, उस वजह से कुछ डिस्टर्ब हो गया था बीच में। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे वैद्युत द्विध्रुव के बारे में, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। हमने पढ़ा था कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है। तो देखे थे कि यह एक व्यवस्था है, संरचना है, माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश। जब दो आवेश हों, दोनों के मान बराबर हों और प्रकृति एक दूसरे के विपरीत हो, एक ऋण आवेश हो दूसरा धन आवेश हो, इस तरह की संरचना क्या कहलाती है? बहुत नजदीक रखे गए हों तो वैद्युत द्विध्रुव कहलाती है। इसकी लंबाई को हम लोग 2a लिए थे। इसके लिए एक और पद परिभाषित किए थे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P। यह एक सदिश राशि होती है और होता है Q इंटू 2a, और इसकी दिशा जो होती है अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। कहाँ होती है? ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। अब हम लोग को पढ़ना क्या है? तो हम लोग को इसी द्विध्रुव के लिए विभिन्न बिंदुओं पर वैद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो विभिन्न बिंदुओं की चर्चा कर चुके हैं हम लोग। कौन कौन बिंदु? अक्षीय बिंदु, निरक्षीय बिंदु और अन्य बिंदु। तो बारी बारी से तीनों बिंदुओं पर विद्युत तीव्रता का व्यंजक निकालेंगे। तो आज जो हमारा क्लास होगा उसमें हम लोग पहला देखेंगे क्या, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्षीय बिंदु पर विद्युत तीव्रता का व्यंजक। ठीक है, ये कैसे निकालेंगे? तो देखिए, सबसे पहले हमको द्विध्रुव लेना होगा। हमारे पास एक द्विध्रुव है माइनस क्यू आवेश और दूसरा प्लस क्यू आवेश। ये इसका मध्य बिंदु होगा और पूरी लंबाई होगी 2a। पूरी लंबाई कितना लेते हैं? 2a। अब ये हमने 2a ले लिया कि ये a होगा, ये भी a होगा। ठीक है, इतना जानते हैं हम लोग। अब हम लोग करना क्या है? तो इस द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर, अक्षीय होगा, अक्षीय बिंदु पर दूरी जब भी लेंगे उसके केंद्र से लेंगे। ये सब बात कर चुके हैं हम लोग। अक्षीय बिंदु पर इससे r दूरी का, कहां से r दूरी है? केंद्र से। r दूरी का एक बिंदु है a। यहां पर हम लोग को E का मान निकालना है। हमारा सवाल यही है, जो हमने लिखा है लैंग्वेज में उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मैथमेटिकल टर्म ये है कि एक द्विध्रुव है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी के किसी अक्षीय बिंदु A पर विद्युत तीव्रता E का व्यंजक प्राप्त करना है। कैसे करेंगे? तो हम लोग पढ़े हैं कि कोई एक बिंदु आवेश हो, उसके लिए r दूरी पर, जैसे मान लीजिए कोई बिंदु आवेश हो Q, इससे r दूरी पर तीव्रता का फॉर्मूला पढ़े हम लोग। याद होगा आप लोगों को क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर। ये किसके लिए होता है? किसी एक बिंदु आवेश के लिए। अगर ये प्लस आवेश होगा तो आवेश से दूर की ओर होगा, और माइनस आवेश होगा तो आवेश की ओर होगा। ये सब जानते हैं हम लोग। क्या जानते हैं? तीव्रता का फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर। अगर ये आवेश धनात्मक है तो आवेश से दूर की ओर, अगर आवेश ऋणात्मक है तो आवेश की ओर। इस तरह से हम लोग जानते हैं। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि दो आवेश है, माइनस Q और प्लस Q।
और इन दोनों के कारण यहाँ पर तीव्रता निकालनी है। तो क्या करेंगे, किसकी तीव्रता होगी, धन आवेश की भी होगी और ऋण आवेश की भी होगी। अभी हमने बताया धन आवेश होगा तो आवेश से दूर की ओर, तो यह आवेश जो है यहाँ पर तीव्रता उत्पन्न करेगा। कितना तीव्रता उत्पन्न करेगा, धनात्मक करेगा, मतलब कि आवेश से दूर की ओर, इसको कहेंगे E प्लस क्यू। विद्युत तीव्रता किसके कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण। यह आवेश भी उत्पन्न करेगा, कितना करेगा, उसका मान निकालेंगे, किस दिशा में होगा, इस दिशा में होगा। इसका नाम क्या होगा, E माइनस क्यू। अब यहां पर आपको दो तीव्रता मिल गया, धन आवेश के कारण तीव्रता और ऋण आवेश के कारण तीव्रता। कुल तीव्रता क्या होगी, अध्यारोपण सिद्धांत। अध्यारोपण सिद्धांत का उपयोग करेंगे। अध्यारोपण सिद्धांत क्या कहता है, विभिन्न आवेशों के कारण किसी एक बिंदु पर कुल विद्युत तीव्रता जो होती है प्रत्येक आवेशों के तीव्रताओं के सदिश योगफल के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, सदिश योगफल। यहां पर जो E होगा, E ए कर लो, एक बिंदु की कुल तीव्रता जो होगी कितनी होगी, E प्लस क्यू प्लस E माइनस क्यू। कितनी होगी, धन आवेश की तीव्रता और ऋण आवेश की तीव्रता का सदिश योगफल। लेकिन हम लोग तीव्रता का व्यंजक परिमाण निकाल रहे हैं, तो परिमाण क्या होगा, परिमाण कैसे निकालेंगे, तो ये दो सदिश को जोड़ना है। क्या करना है, दो सदिश को जोड़ना है। सदिश जोड़ने का तरीका क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा क्या होता है, दोनों के बीच का कोण होता है। अब यहां आप देखिए E प्लस क्यू और E माइनस क्यू के बीच कोण कितना है, ये कोण है ना 180 डिग्री का है। कितना है, 180 डिग्री। जब दो सदिश एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो आप लोग पढ़े हैं 11th क्लास में, उनको घटा देते हैं। परिमाण निकालने के लिए क्या करते हैं, घटा देते हैं। एक ही दिशा में होगा तो जोड़ देंगे बीजगणित नियम से, विपरीत दिशा में होंगे तो घटा देंगे। यहाँ पर एक दूसरे की विपरीत दिशा में है तो घटा देंगे। अब रही बात किससे किस में घटाएंगे, E माइनस क्यू से E प्लस क्यू को घटाएंगे या E प्लस क्यू से E माइनस क्यू को घटाएंगे। किसी में से घटा सकते हैं, डायरेक्शन का अंतर आएगा। लेकिन यहां पर एक टेक्निक है। टेक्निक क्या है, हम लोग ध्यान रखेंगे कि इस द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या है। तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू इधर होती है। ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होगी, P की दिशा होगी। ठीक है, तो P की दिशा वाला जो तीव्रता है उसको धनात्मक ले लेंगे। P की दिशा है दाहिनी ओर, तो दाहिनी ओर जो क्षेत्र आया है उसको क्या ले लेंगे, धनात्मक। उसके विपरीत जो आया उसको ऋणात्मक। तो तीव्रता का यहां परिमाण निकालेंगे, कितना हो जाएगा, तीव्रता का परिमाण निकालोगे E बराबर हो जाएगा E प्लस क्यू माइनस E माइनस क्यू। अब सदिश रूप नहीं लिख रहे हैं, मान लिख रहे हैं, परिमाण लिख रहे हैं। तो इसके परिमाण से इसके परिमाण को घटा देंगे। इसको हमने धनात्मक क्यों लिया, क्योंकि P की दिशा में है, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में, इसलिए हमने इसको धनात्मक लिया। उसके विपरीत दिशा में इसको ऋणात्मक लिए। या ऐसे भी आप जानते हो कि दो सदिशों के बीच का कोण जब 180 डिग्री होता है तो उनका परिणामी होता है A माइनस बी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब हमारे पास ये समीकरण 1 हो गया। अब क्या करना है आपको, यहां पर तीव्रता निकालने के लिए आपको E प्लस क्यू चाहिए और E माइनस क्यू चाहिए। E प्लस क्यू क्या है, तो धन आवेश के कारण तीव्रता। E माइनस क्यू क्या है, तो ऋण आवेश के कारण तीव्रता।
अब धन आवेश और ऋण आवेश का तीव्रता निकालेंगे तो तीव्रता का फॉर्मूला क्या था? 1/4πε0 Q/r²। मतलब आवेश चाहिए और वहां से दूरी चाहिए, उस आवेश से उस बिंदु की दूरी जहां पर हम तीव्रता प्राप्त कर रहे हैं, ये चाहिए आपको। तो आवेश तो है, ये भी आवेश Q है, ये भी आवेश Q है। अब दूरी कितनी है? चलिए दूरी देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान देखिएगा आप। ये दूरी हमने इस बिंदु A की दूरी कितना लिया है? R। ये कहां से लिया गया है? केंद्र से। लेकिन तीव्रता निकालने की दूरी केंद्र से नहीं चाहिए, उस आवेश से चाहिए। आवेश कहाँ है? यहां पर है ना। इससे इसकी दूरी कितनी है? यहां से ये दूरी कितनी है? ये कैसे मिलेगा? यहां से यहां तक R है और ये कितना है? A है, लिखा है ना 2A टोटल, ये कितना होगा? A। यहां से यहां तक है R और ये कितना है? A। तो ये कितना बचेगा? यहां से यहां तक 5 है और ये है 2, तो यहां से दूरी कितनी हो जाएगी? 5 - 2। ये नहीं करेंगे, ये दूरी है R और ये कितनी है? A। तो R में से A को घटा देंगे, कितना हो जाएगा? R - A। ये दूरी हो गई, मतलब +Q आवेश की दूरी हो गई R - A। -Q से आवेश की दूरी कितनी हो जाएगी? यहां से लेंगे ना, ये वाला R है और ये कितना है? A। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा R + A। ठीक है, तो धन आवेश से दूरी जो हुई, धन आवेश से दूरी R - A और ऋण आवेश से दूरी R + A। अब दोनों आवेश पता है, दोनों दूरियां पता है, दोनों का मान निकाल लेंगे और यहां रख देंगे। ठीक है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे लिखेंगे, समझ में आ रहा है? फिर से बता रहे एक बार। हमारे पास एक द्विध्रुव है -Q + Q। अब द्विध्रुव है, दूरी कितनी है? लंबाई कितनी है? 2A। यह इसका मध्य बिंदु है, ये A हो गया, ये भी A हो गया। इसका एक द्विध्रुव आघूर्ण होता है P, उसकी दिशा क्या होती है? ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। क्लियर? अब हमको इस द्विध्रुव से के केंद्र से R दूरी के किसी बिंदु A पर तीव्रता निकालनी है। तीव्रता किसका होगा? दोनों आवेशों का होगा, धन आवेश का भी होगा और ऋण आवेश का भी होगा। धन आवेश के लिए आवेश से दूर, ऋण आवेश के लिए आवेश की ओर। तो अध्यारोपण सिद्धांत कहता है कुल तीव्रता जो होगी सदिश योगफल के बराबर होगी। लेकिन हम लोग को परिमाण निकालना है। क्या निकालना है? परिमाण। तो परिमाण निकालने के लिए क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो दो सदिश को जोड़ना है और उनके बीच का कोण कितना है? 180 डिग्री। तो घटा देंगे। जब दो सदिश को जोड़ना हो, कोण 180 डिग्री हो, तो उसका परिमाण क्या होता है? A - B। अब A किसको लेंगे, B किसको लेंगे? तो हमने इसका कंडीशन एक लॉजिक बताया कि द्विध्रुव आघूर्ण के दिशा में जो तीव्रता है उसको प्लस ले लेंगे। तो E + Q जो है P की दिशा में, क्योंकि P की दिशा दाहिनी हो रहा है और E - Q की दिशा बाईं हो रहा है, तो E + Q से E - Q को घटा देंगे। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं लैंग्वेज में। इधर समझ में आ गया? तो हम क्या करना है, यहाँ पर निकालना है, उसको लिखेंगे। जो हमने फिगर बनाया उसको लिख लेंगे। क्या लिखा हमने? माना कि किसी द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव के आवेश क्रमशः -Q एवं +Q हैं, हमने मान लिया, तथा उनके बीच की दूरी 2A। बीच की दूरी कितनी है? 2A। द्विध्रुव के केंद्र से R दूरी के किसी बिंदु पर एक और वर्ड जोड़ सकते हैं, अक्षीय बिंदु पर। कौन बिंदु? अक्षीय बिंदु पर तीव्रता प्राप्त करने के लिए द्विध्रुव के दोनों आवेशों के तीव्रताओं का योगफल प्राप्त कर लेते हैं। योगफल में एक और वर्ड जोड़ सकते हैं, सदिश योगफल।
कौन योगफल? सदिश योगफल प्राप्त कर लेते हैं। मतलब E बराबर E प्लस क्यू और E माइनस क्यू, जिसे हमने यहाँ पर लिखा था। ठीक है, अब एक चीज, इसको ये कैसे हुआ कंफ्यूजन नहीं, उसके लिए हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया। E प्लस क्यू जो है, E प्लस क्यू की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण के दिशा में है। द्विध्रुव आघूर्ण मतलब P के दिशा में है, एवं E माइनस क्यू की दिशा उसके विपरीत है, उल्टा है। अतः कुल तीव्रता का परिमाण E बराबर E प्लस क्यू माइनस E माइनस क्यू, जो यहाँ पर हमने लिखा था उसी को हमने लैंग्वेज में लिख दिया। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर्म था, हमने इसको चीज को लैंग्वेज में लिख दिया। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे आप, आगे बात करते हैं। अब हम लोग काम क्या रह गया? E प्लस क्यू का मान निकालना, E माइनस क्यू का मान निकालना, हम यहाँ पर रख देना। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेंगे। चलिए, पहले क्या निकालना है? E प्लस क्यू। E प्लस क्यू क्या है? धन आवेश के कारण तीव्रता। तो लिखेंगे द्विध्रुव के धन आवेश के कारण तीव्रता E प्लस क्यू कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। आर कितना है? तो धन आवेश से उस बिंदु की दूरी कितना है? आर माइनस ए का होल स्क्वायर। समीकरण 2 कर लीजिए। अब क्या निकालेंगे? E माइनस क्यू। E माइनस क्यू क्या है? ऋण आवेश की तीव्रता है। लिखेंगे द्विध्रुव के ऋण आवेश के कारण तीव्रता कितनी होगी? E माइनस क्यू कितना आएगा? E माइनस क्यू परिमाण कितना ही आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दिशा माइनस केवल दिशा के लिए होता है, माइनस से दिशा पता चलता है। प्लस क्यू है तो आवेश से दूर की ओर, माइनस क्यू है तो आवेश की ओर। क्यू बाई आर स्क्वायर। अब ये आर कितना है? आर कहां से लेंगे? ऋण आवेश से उस बिंदु की दूरी, ये कितना है? आर प्लस ए। अब क्या करेंगे? इन दोनों का मान कहां रखेंगे? समीकरण 1 में लिखेंगे। समीकरण 1, 2 और 3 से E बराबर कितना हो गया? E प्लस क्यू। E प्लस क्यू का मान रखिए। ये प्लस क्यू का मान कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस E माइनस क्यू। E माइनस क्यू कितना है? ये आपका E माइनस क्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर। बस सिंपली जोड़ घटा लेना है इसको। देखिए दोनों में कुछ कॉमन है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू क्यू एक कॉमन मिल जाएगा, तो हो जाएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें क्या बचा? 1/r
आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस इसमें क्या बचा, सब तो कॉमन निकल गया है, 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। बस एलसीएम में जोड़ लेना है, तो आपको हो गया q/4 एप्सिलॉन नॉट। एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, r माइनस ए का होल स्क्वायर और r प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जब ये कैंसिल इससे भाग देंगे, इससे इसमें भाग देते हैं तो ये कट जाएगा, ये बचेगा r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस इस पर इससे भाग देंगे, ये कट जाएगा तो ये मिलेगा r माइनस ए का होल स्क्वायर। बस सॉल्व कर लेना है, कोई दिक्कत कुछ नहीं किया गया। प्लस क्यू का प्लस क्यू इस कारण तीव्रता निकाली गई, माइनस क्यू कारण, और दोनों को रख दिया गया समीकरण एक में। क्या आया, q/4 एप्सिलॉन नॉट, नीचे में क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, दोनों को एक साथ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और दोनों का स्क्वायर था ना, समझ में कैसे किया गया, आर माइनस ए आर प्लस ए, दोनों का स्क्वायर हो गया, ए माइनस बी ए प्लस बी, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए ऊपर देखते हैं, इसका स्क्वायर कीजिए, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar। ठीक है, क्या बचा, q/4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इस ब्रैकेट हटाइए, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2ar माइनस हो जाएगा सब ना, ये सब माइनस और प्लस हो जाएगा, माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar। ठीक है, q/4 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो आप, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर क्या होगा, कटेगा कि घटेगा, घटेगा, कटेगा नहीं, कटने पर 1 बचता है, घटने पर 0 हो जाए, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, अलग बात है कैसे हम काट देते हैं, कट नहीं रहा है, घट रहा है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 0, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, 2ar प्लस 2ar कितना बचा, 4ar बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब दोस्तों इसमें हम लोग रीअरेंजमेंट करते हैं, क्या अरेंजमेंट करेंगे, इसको हम कर देते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट, क्यू को यहां ले जाते हैं, q इंटू 2a, q इंटू इसको 2 कर दिए और a कर दिए, क्या बचा, 2 और r बचा, इंटू 2r, बट हम ऐसा क्यों किए, आगे बताते हैं ऐसा क्यों किए, बट हम कितना, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप एक टर्म पढ़े हैं, q इंटू 2a क्या होता है, दैट इज p, ये भी आंसर है आपका, लेकिन इसको हम लोग द्विध्रुव आघूर्ण के पद में एक्सप्रेस करने जा रहे हैं,
तो क्या लिखेंगे इसको 1/4πε0, क्या लिखेंगे P इंटू 2r बटा में r² माइनस a² का होल स्क्वायर। चाहो तो आप अरेंज भी कर सकते हो। P बराबर लिख सकते हैं 1/4πε0 2pr बाई r² माइनस a² का होल स्क्वायर। अब इसका स्पेशल केस भी ले सकते हैं। स्पेशल केस क्या लेंगे, तो जनरली यही स्पेशल केस ही है, मतलब सारा केस स्पेशल केस ही है कि r जो होगा बड़ा होगा, मान लो 2 मीटर लिए हैं और दोनों के बीच जो द्विध्रुव के बीच की दूरी होती है सेंटीमीटर में होती है। मान लीजिए हम 1 मीटर पे या 2 मीटर पे लिए, मतलब 200 सेंटीमीटर दूर है। बिंदु ए जो है जहां तीव्रता निकाल रहे हैं यहां से 2 मीटर पर है, मतलब 200 सेंटीमीटर, और ये जो लंबाई है द्विध्रुव की वो 2 सेंटीमीटर है। तो 200 सेंटीमीटर के तुलना में 2 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर क्या हुआ r, और 2 सेंटीमीटर क्या हुआ ए आधा ही हुआ 1 सेंटीमीटर हुआ। तो 200 की तुलना में एक क्या है नगण्य है। तो हम लोग चाहें कि यहाँ पर ए को नगण्य कर सकते हैं, क्योंकि r बहुत बड़ा होता है ए से, या ये कह लीजिए ए बहुत छोटा होता है r से, दैट इम्प्लाइज। तो इसको 0 कर देंगे तो क्या बचेगा P बराबर 1/4πε0 2pr बाई 0 हो गया r² का होल स्क्वायर r की पावर 4, एक कट जाएगा, ऊपर में भी r है और r का पावर 4 है, तो कितना मिला 1/4πε0 2p/r³। ये परिमाण होगा। अगर आप सदिश रूप में लिखना चाहें सदिश रूप में, इसमें वेक्टर देंगे, इधर किसमें वेक्टर देंगे 1/4πε0, एक संख्या है 2 संख्या है r संख्या है, किस पर देंगे p सदिश है 1/4πε0 2p/x³। यहां पर एक चीज और कह सकते हैं, E जो है P के बराबर दिखाया गया है, मतलब क्या कह सकते हैं अक्षीय बिंदु पर जो तीव्रता होगी, कुल तीव्रता जो होगी कहां होगी द्विध्रुव आघूर्ण के दिशा में होगी। अतः हम कह सकते हैं कि द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर तीव्रता द्विध्रुव आघूर्ण के दिशा में होती है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव मिल गया आपको कि अक्षीय बिंदु पर तीव्रता की दिशा क्या होगी, कहां होगी द्विध्रुव आघूर्ण के दिशा में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डील कर रहे थे। ये 12th क्लास के लिए एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए पहला क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स में पूछा जाता है कि किसी द्विध्रुव के लिए उसके अक्षीय बिंदु पर तीव्रता निकालें। बहुत ही आसान है, अगर आप एक बार समझ गए तो मुश्किल नहीं होगा, आपको याद हो जाएगा। 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे तो याद हो जाएगा। और एक मेरा सलाह है आप लोगों के लिए कि क्वेश्चन को तैयार करने के लिए आप लोग बार बार लिखें। देखने तो जरूरी है ही, सुनना जरूरी है, बट बिना लिखे वो आपका नहीं होगा, आपके अंदर तब तक नहीं बैठेगा जब तक आप उसको लिखेंगे नहीं। तो मेरा सलाह ये होगा कि आप एक सवाल को कम से कम 4 से 5 बार लिखिए। जैसे एक VVI क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, इसकी प्रैक्टिस मोर टू मोर होनी चाहिए, बार बार लिखना चाहिए आप लोग।
तब तक लिखना ना छोड़ें जब तक आप खुद से ना लिख लें। क्या करें, पहले याद करें, उसको पढ़ें समझें, फिगर को याद करें अच्छे से, उसके बाद अपने से लिखना शुरू करें। तो पहली बार लिखेंगे तो हो सकता है कि आप कहीं फंस जाएं, बीच में जाके रुक जाए। देख लीजिए। और ये जो वीडियो कर रहे हैं कुछ बच्चे जिस तरह कर रहे हैं सर फेयर भी करें, बिल्कुल करें आप, क्योंकि वीडियो केवल मोबाइल में से नहीं होगा, आपकी कॉपी में आना चाहिए। कॉपी आप बार बार पढ़ लीजिएगा, वीडियो बार बार देखिएगा तो आंख पे प्रेशर पड़ेगा, समस्याएं आ रही हैं। तो वीडियो आप एक ही बार देखें और उसको नोट कर लें, जहाँ नहीं समझ में आया वहीं जाके दोबारा देखें। एक ही वीडियो को बार बार देखना बहुत उचित नहीं है हेल्थ के लिए, आंखों के लिए। तो आप एक वीडियो को देखें, उसको नोट कर लें रोक रोक के जैसे भी हो, और उससे तैयारी करें। अब जहाँ फंसे, समझ में नहीं आ रहा है, फिर समझने के लिए दोबारा जाए वीडियो में और जाके वहाँ देखें। ठीक है, तो आपने कॉपी में लिख लिया एक बार, अब तैयारी कर लिया आपने उस क्वेश्चन की, अब खुद से लिखना शुरू करें। लिखें, देखें कहाँ तक पहुँचते हैं। बीच में फंस गए, 1/3 आपने लिखा, आगे नहीं समझ में आ रहा, ध्यान नहीं आ रहा है, उसको देख लें, कॉपी निकाले, देख लें, पूरा कर लें उसको, फिर उसी समय दोबारा लिखें। हो सकता है कि आप पूरा पहुंच जाएं, तो आपको याद हो गया। लेकिन अब क्या करें, 2 दिन के बाद फिर उसको एक बार लिख के देखें, क्या जो हमने याद किया था अभी याद है। अगर तिबारा आपने लिखा और आपको पूरी तरह से आपने लिख लिया, मतलब वो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो इस तरह से प्रयास करें, प्रैक्टिस करें, क्योंकि अभी जो स्थिति है, जो गवर्नमेंट का आदेश है, देखिए फेज 1 अनलॉक हुआ है, उसमें दिया कुछ जो चीज़ें छूट मिलनी थी मिल गई। फेज 2 में जुलाई में विचार किया जाएगा कि इंस्टीट्यूशन या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, कोचिंग इंस्टीट्यूशन कब खुलेंगे, ये संभवतः जुलाई में डिसाइड किया जाएगा। तो अभी हम लोग इसी तरह से करेंगे। हालांकि अफसोस है मुझे, बीच में बहुत गैप हो गया। मैंने शुरू में बताया कि मेरी ड्यूटी लगी थी क्वारंटाइन सेंटर में, तो थोड़ा सा वहाँ चले गए थे कुछ काम करने के लिए। तो आज आप लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको तैयार कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आज इतना ही, थैंक यू।